हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज का जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको बताने वाले हैं 7 स्कोरिंग टिप्स और ट्रिक्स। ये क्लास 12 के लिए उनके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हमने वीडियो बनाया था, लेकिन क्लास 11 भी इसको फॉलो कर सकता है। अभी से वो अगर फॉलो करेंगे तो अभी के एग्जाम्स में, क्लास 11 के एग्जाम्स में भी वो हाई स्कोर कर पाएंगे और क्लास 12 के लिए भी उनकी तैयारी हो जाएगी। तो क्लास 12 में जब वो आएंगे, बीएसटी वगैरह पढ़ेंगे तो काफी इजी जाएगा उनको, क्योंकि वो इनिशियल से ही जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि कैसे पेपर को लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स और टिप्स हम आपको बता रहे हैं वो आपको आपके पेपर में लिखते वक्त इस्तेमाल करने हैं, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। हमने ये वीडियो को एज अ बेस, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस क्लास 12 का, उसको एज अ बेस उठा के हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाए हैं। ठीक है, अगर क्लास 11th को ये एग्जाम्पल्स नहीं समझेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक चैप्टर से हमने कुछ चीजों को उठा के एक्सप्लेन किया है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि नहीं समझेगा, यहाँ पे हम एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे टिप्स से बढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी आप आंसर लिखते हो उसके पहले आपको लिखना है डेफिनेशन। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के, जो भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए, तो उसके हर एक चैप्टर के जितने भी पॉसिबल डेफिनेशंस है वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि डेफिनेशंस बहुत बार 2 से 3 मार्क्स गारंटेड कवर करते हैं, कैरी करते हैं, और बच्चे बोलते हैं कि मैम एग्जाम में डेफिनेशन तो आया ही नहीं। कभी कभी कोई एग्जाम में अगर डेफिनेशन नहीं आता, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैनेजमेंट के फीचर के बारे में पूछा है, तो पहले आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिखना है, फिर मैनेजमेंट का फीचर लिखना है। इसलिए आपको उस टाइम पे, उस केस में मैनेजमेंट का डेफिनेशन आना चाहिए। तो जब आप ऐसे पेपर लिखते हो, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब आप ऐसे पेपर लिखते हो तो और इफेक्टिव दिखता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हर एक चैप्टर का डेफिनेशन पता होना जरूरी है। तो लर्न ऑल डेफिनेशन चैप्टर वाइज। तो जितने एक चैप्टर में मैक्सिमम डेफिनेशंस आप निकाल पाते हो उसको निकालो, एक पेज पे लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, डेफिनेशंस लिखो और उसको गो थ्रू करो, उसको लर्न करो। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो समझ के आप नहीं कर सकते, उसको आपको लर्न करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। फिर इन एग्जाम राइट अकॉर्डिंग टू, मेक योर आंसर स्टैंड आउट। तो अभी कुछ डेफिनेशंस जो होते हैं वो कोई साइंटिस्ट ने दिए होते हैं। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट का जो नाम होता है डेफिनेशन में, वो आप लिख के आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू, जैसे अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे और फिर आप डेफिनेशन अगर लिखते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव दिखता है, ज्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, अगर कोई कोई केसेस में कोई बच्चों को नाम याद नहीं हो पाते, ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्टली डेफिनेशन लिख सकते हो। लेकिन फिर और बेटर वे में अगर आपको बताऊं, तो अगर आपको नाम याद रहते हैं साइंटिस्ट के, जिन्होंने भी डेफिनेशन दिया उनके नाम याद रहते हैं, तो उनके नाम याद करके अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल और फिर डेफिनेशन अगर आप लिखते हो तो वो आप ज्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव दिखता है पेपर में। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट टिप है कि जब भी आप पेपर लिखते हो तो आपको डेफिनेशंस लर्न होने चाहिए, ताकि आप बड़े क्वेश्चन आंसर्स के स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन लिख सको। ठीक है, और नहीं तो फिर जब आपको इंडिविजुअली डेफिनेशन पूछा जाता है, डिफाइन दिस, स्टेट दिस, ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय दिस, तो वो डेफिनेशन पूछा जाता है तो वो भी आप अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, फिर हमारी जो सेकंड टिप है, यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ड्रॉ नीट चार्ट्स। अभी ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का एग्जांपल लिखा है जहां पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में POSDC ऐसे हम लिखते हैं, तो वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, तो ये 5 जो फंक्शंस है उसका हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो जब भी जो भी आंसर पॉसिबल है, ठीक है, जिस आंसर में पॉसिबिलिटी है कि जहां पे फ्लो चार्ट बन सकता है या फिर कोई भी डायग्राम बन सकता है, तो वहां पे वो बनाओ। ठीक है, क्योंकि उसको, उसके वजह से आपको हाफ या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, आप सिंपल फ्लो चार्ट या डायग्राम भी बनाओगे तो आपको हाफ या 1 मार्क्स तो एक्स्ट्रा डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल बनाता है आपके पेपर को। ठीक है, तो जो जो आंसर में पॉसिबल है, जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में और कोऑर्डिनेशन में उसका जो साइकिल है, इन आंसर्स में हम लोग एक डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको एनालाइज करना है कि आपका जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें कितने ऐसे क्वेश्चंस है जिसका आप एक चार्ट बना सकते हो या फिर डायग्राम क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप आंसर के साथ वो डायग्राम भी बना सको और फिर आप एक्स्ट्रा हाफ या 1 मार्क्स को कैरी कर सको और आप एक्स्ट्रा ले सको मार्क्स को। ठीक है,
आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। पहला पॉइंट है कि हमें डेफिनेशंस को याद करना है, अकॉर्डिंग टू लिख के लिखना है। सेकंड हमारा पॉइंट था कि यहाँ पे आप यहाँ पे आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट भी बनाओ, ताकि आपका जो आंसर आपने लिखा है वो और इफेक्टिव दिखे वो डायग्राम या फ्लो चार्ट के साथ। ठीक है, थर्ड हमारा टिप है, थर्ड हमारा पॉइंट है, मास्टर द कीवर्ड्स। बिजनेस स्टडीज में 11th स्टैंडर्ड में भी 12th स्टैंडर्ड में भी कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये हर चैप्टर में बोलती हूँ, वन शॉट में भी बोलती हूँ, हर जगह पे मैं ये बताती हूँ। हम लोग ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज कवर किया, आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो भी वीडियोस देखो, उसकी भी सीरीज आ रही है, तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया कि जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हो उसके हेडर्स लिखने हैं और उसके कीवर्ड्स लिखने हैं, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो कीवर्ड्स हर एक आंसर में काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर्स चेक फॉर अंडरलाइन कीवर्ड्स इन आंसर, उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। इसलिए हमेशा जब आप पेपर लिखते हो आपके पास पेंसिल इरेजर होना चाहिए, सिर्फ पेन नहीं होना चाहिए। कोई बच्चे सिर्फ पेन उठा के लाते हैं, पेंसिल कुछ कैरी नहीं करते, तो पेंसिल भी लेके आओ। इन केस आपके पास पेंसिल ये तो पेन से अंडरलाइन करो, लेकिन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। बहुत बार ऐसे होता है कि एग्जामिनर सिर्फ कीवर्ड्स देख के ही फटाफट मार्क्स दे देता है, बहुत आपके स्टेटमेंट्स पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप आपके वर्ड्स में फ्रेम करके आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, बट कीवर्ड्स के साथ लिखना है। तो आपका अगर कोई भी छोटा मोटा ग्रामेटिकल भी मिस्टेक होता है वो भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, एग्जामिनर्स, और कीवर्ड्स की वजह से आपको फुल मार्क्स दे देते हैं। तो कीवर्ड्स लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से अगर हम फीचर्स लिखते हैं तो फीचर्स में आप गोल ओरिएंटेड लिख सकते हो, पर्वेसिव लिख सकते हो, मल्टी डायमेंशनल कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन होता है। तो ये सारे फीचर्स के कीवर्ड्स है, आपको इसको लिखना है। ठीक है, इसके अंदर भी एफिशिएंट, इफेक्टिव, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे लिए कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको भी अंडरलाइन करना है। फिर हमारा जो इंपॉर्टेंस है उसमें एफिशिएंसी, ग्रुप गोल, सोसाइटी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऐसे जो वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो इस चैप्टर के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कीवर्ड है, तो हम इसको लिखेंगे जब भी, तो इसको हमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिर नेचर, तो नेचर में हम 3 नेचर पढ़ते हैं, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, तो इसको हमें अंडरलाइन करना है, तो भी ही वो ऐसे इफेक्टिव दिखेगा कि ओके बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, इस बच्चे को पता है कि इस क्वेश्चन में नेचर में ये 3 चीजें आती है और इसने अंडरलाइन भी किया हुआ है, मतलब ये प्रॉपर आंसर है, इसको पता है कॉन्सेप्ट, तो फटाफट जो एग्जामिनर होता है वो आपको मार्क्स दे देता है। तो हमारा थर्ड हमारा की पॉइंट क्या है, ठीक है, थर्ड हमारा ट्रिक और टिप क्या है कि आपको कीवर्ड जो है, ठीक है, उसको अंडरलाइन करना है, उसको लिखना है पहले और फिर अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिर हमारा हमारा फोर्थ जो टिप है वो है लर्न सम कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स ऑफ इनिशियल। तो ये जो ट्रिक जो है ये मैं भी खुद फॉलो करती थी, मेरे ग्रेजुएशन लेवल पे भी मैंने ये फॉलो किया है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर बड़ा आंसर जब लर्न करते हो और उसके बहुत सारे हेडर्स होते हैं तो आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करते हो, उस हेडर्स के जो इनिशियल लेटर्स होते हैं, फर्स्ट लेटर्स होते हैं, उसको मिला के एक वर्ड बनाते हो और उस वर्ड को याद करते हो और वो वर्ड आपको उस आंसर के साथ कनेक्ट करते हो कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये पर्टिकुलर वर्ड लिखना और वो वर्ड की वजह से आपको सारे हेडर्स याद आते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको करना है। तो हम क्या करते हैं कि समझो कि फॉर एग्जांपल आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्लास 12 का, उसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है, तो आपको पता है कि आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ये 3 नेचर है, तो उसके लिए आप ऐसे स्टेप लिख के याद रख सकते हो। एस मतलब साइंस, ए मतलब आर्ट्स और पी मतलब प्रोफेशन, और ये वर्ड याद रख के आपको ये तीनों चीजें याद रहेंगी। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद के वर्ड्स भी बना सकते हो, इनिशियल लेटर्स को लेके, फर्स्ट लेटर को लेके और उस हेडर्स के फर्स्ट लेटर को लेके आप एक वर्ड बनाओ और फिर उसको गो थ्रू करो, बार बार उसको याद करो, मेमोराइज करो, और जब आप आंसर लिखोगे तो आपको खुद से ही याद आ जाएगा कि ये वर्ड है, तो ए का मतलब ये है, बी का मतलब वो है, डी का मतलब वो है, और आप पूरा हेडर खुद से लिख पाओगे। ठीक है, तो वही हमने लिखा है, राइट एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग इनिशियल लेटर्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट हेडर्स ऑफ आंसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जहां पे आप याद रखने में आपको मदद होती है। जिन बच्चों को मेमोराइज करने में दिक्कत होती है ना, जैसे मैं भी वैसे थी कि मैं समझ के ज्यादा आंसर लिखती थी और मुझे रट्टा मारने का और मेमोराइज का बहुत कंटाल आता था कि मुझे याद ही नहीं रहती थी चीजें, तो मैं यही करती थी कि कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत चीजों के क्लियर होते थे, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ती, जैसे डेफिनेशन हो गया, ठीक है, हेडर्स हो गए जो हमें याद करनी ही पड़ते हैं, वो हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं, ठीक है, हेडर की कॉन्सेप्ट आपको पता है,
आप अंदर का कंटेंट लिख सकते हो खुद से, एग्जांपल्स खुद के बना सकते हो, लेकिन हेडर तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो उसको याद करना ही है, उसको मेमोराइज करना ही पड़ता है। तो अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है, आप ऐसे हो कि जिसको रट्टा मारना अच्छा नहीं लगता या दिक्कत होती है, तो आप इस ट्रिक का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हो। इनिशियल लेटर्स का एक वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बनाओ और फिर उसी से आप हेडर्स को लिखो, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर दो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसके वजह से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ठीक है। आंसर राइटिंग फॉर्मूला, ठीक है, ये आप आपके 11th में हो उसमें भी यूज करो, 12th में भी यूज करो, ग्रेजुएशन लेवल पे भी यूज करो, मास्टर्स करोगे तो उसमें भी यूज करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्टार्ट विद डेफिनेशन स्टेटमेंट। जब भी एक बड़ा आंसर आप लिखते हो 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल फीचर, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, मैनेजमेंट का डेफिनेशन पहले लिखो। मैनेजमेंट का डेफिनेशन जिसने दिया है उसका नाम लिख सकते हो, वो पता है तो अकॉर्डिंग टू वो लिखो, उस इंसान का नाम लिखो, ठीक है। अगर नहीं याद है छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन याद है, डेफिनेशन को याद करना है, फर्स्ट पॉइंट में बताया, डेफिनेशन लिखना है। नहीं पूछा है डेफिनेशन, मैम पूछा ही नहीं है, सिर्फ फीचर्स पूछा है, नहीं, आपको लिखना है, 2 लाइन का लिख दो, ठीक है, 2 से 3 लाइन का आपको डेफिनेशन लिखना है, पर लिखना ही है। इससे आपका आंसर थोड़ा बड़ा भी दिखेगा और बहुत अच्छा और प्रेजेंटेबल दिखेगा। तो सबसे पहले आप आंसर शुरुआत करते हो, आप डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, स्टार्ट विद डेफिनेशन या फिर कोई स्टेटमेंट लिखोगे। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक का कुछ डेफिनेशन ही नहीं है आपके बुक में, तो उस टॉपिक को समझाने के लिए एक स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। फिर देन राइट एक्सप्लेनेशन 2 to 3 लाइन्स। तो जो क्वेश्चन पूछा है, मतलब फीचर्स पूछा है मैनेजमेंट का, तो फीचर्स लिखो, ठीक है। अगर 5 पॉइंट है आपकी बुक में, फीचर्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 लिख दो, ठीक है। 3 पॉइंट्स याद है, 3 पॉइंट्स लिख दो, ठीक है, थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखो, ठीक है। तो आपने 2 से 3 लाइन, 4 से 5 लाइन लिखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको अपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में एंड विद अ मिनी एग्जांपल, ठीक है, बिजनेस केस या फिर डेली लाइफ। तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन होने के बाद उसको एक एग्जांपल में बताओ, ठीक है। अगर आपको बिजनेस केस का कोई एग्जांपल याद आता है उस मोमेंट पे, या फिर आपने तैयारी की है पहले ही, ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए एग्जांपल्स की, तो वो लिख दो। या फिर आपने कोई तैयारी नहीं की थी और आपको ऑन द स्पॉट एग्जांपल, अगर बिजनेस केस का याद नहीं आ रहा, आपके डेली लाइफ के रिलेटेड भी पर्सनल एग्जांपल भी अगर है, तो भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। अपने पर्सनल लाइफ से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है कोऑर्डिनेशन, ये कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आता था, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन का हमने डेफिनेशन लिखा, ठीक है, उसका अगर फीचर पूछा है या कुछ भी एलिमेंट्स पूछा है, जो भी पूछा है, अगर वो हमने एक्सप्लेन किया, तो हम उसका मिनी एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? व्हेन अ स्कूल conduct annual function, teachers, students and admin staff all coordinate for success। तो कोई भी अगर हम लोग स्कूल फंक्शन कंडक्ट करते हैं तो वहां पे सारे लोग, मतलब टीचर्स हो गए, है ना, एडमिन स्टाफ हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, सब एक साथ मिलके उस पर्टिकुलर एनुअल फंक्शन को सक्सेसफुल कराने के लिए सब एक साथ मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल हो गया। तो ये हमने क्या किया, एक रैंडम एग्जांपल उठा के लिखा जो कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका मतलब एक्सप्लेन करता है। तो आप ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी, देखो एग्जांपल सब फ्री होते हैं, ठीक है, और ये आपकी क्रिएटिविटी बताते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे बिजनेस स्टडीज चैप्टर पसंद है, बहुत बच्चों को इसलिए बिजनेस स्टडीज चैप्टर पसंद है कि वो अपने मन से एग्जांपल बना के लिख सकते हैं। तो बिजनेस केस का बनाओ, आपको बिजनेस केस एग्जांपल्स नहीं समझते, कोई दिक्कत नहीं, खुद के एग्जांपल्स बनाओ, ठीक है। आपके फ्रेंड्स रिलेटेड एग्जांपल्स लिखो, फ्रेंड का नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, खुद का एग्जांपल बना के डालो, कोई दिक्कत नहीं, आपके घर में चीजें होती है उसका एग्जांपल अगर रिलेट हो रहा है आपके आंसर के साथ, बना के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है 11th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, मास्टर्स में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, हर जगह पे जहां पे आप पेपर लिखते हो, मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी पेपर लिखते हो, बिजनेस स्टडीज का पेपर लिखते हो, तो आपको ये फॉर्मेट, ये पैटर्न फॉलो करना है कि पहले डेफिनेशन, फिर मेन जो क्वेश्चन पूछा है उसका एक्सप्लेनेशन, और फिर आपको एक एग्जांपल, मिनी एग्जांपल, छोटा है, बड़ा कुछ स्टोरी मत बना के लिखना, फिर आपका पेपर बड़ा हो जाएगा, आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा उसमें, और बाकी क्वेश्चंस को आप टाइम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये जो कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, इसका भी वीडियो हम थोड़ा बाद में बनाएंगे, ठीक है, सारे जब हम वीडियोस कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस को कितना टाइम फ्रेम देना है, वो भी वीडियो आएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना कि छोटा सा एग्जाम्पल लिख के आपको दिखाना है, बताना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, कवर करने के लिए, इसलिए बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल मत लिखना। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है
नेक्स्ट जो टिप है वो है गोल्डन 5 क्वेश्चंस टू ऑलवेज प्रिपेयर। तो अभी ये भी काफी इंपॉर्टेंट टिप है कि हर एक चैप्टर का ना ऐसे 5 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 5 क्वेश्चंस आपको खुद को एनालाइज करना है। देखो आपके पास हम सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास चैप्टर वाइज वीडियो है, पार्ट वाइज हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, वन शॉट वीडियो किया है, वन शॉट में सारे एग्जांपल्स कवर किए हैं, ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो आ रहे हैं। तो ये सारा पढ़ के आप खुद ही एनालाइज कर पाओगे कि ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं एक चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फील होते हैं, जो ऑलमोस्ट 70 to 80% वेटेज लेते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर का, और उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। वही हमने यहाँ पे लिखा है, ऑलवेज एनालाइज एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चंस व्हिच कैरी मैक्सिमम वेटेज ऑफ चैप्टर 70 to 80%, लर्न देम ऑन प्रायोरिटी। तो उन क्वेश्चंस को समझ के लर्न करना आपका प्रायोरिटी काम होना चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पे उस क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है, ठीक है। मतलब ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लर्न होने ही चाहिए आपको, क्योंकि ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको एनालाइज करना है कि एक एक चैप्टर में से 5 ऐसे क्वेश्चन उठाओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट में आप लिखना, ठीक है, और इसको फॉलो जरूर करना। हमारा लास्ट और सब कुछ होने के बाद जो हमारा लास्ट टिप और ट्रिक है वो है स्मार्ट रिवीजन टिप, ठीक है। जो स्मार्ट वर्क आपको करना है लास्ट मिनट के लिए है ये, ठीक है। जब लास्ट मिनट इन द सेंस जब एग्जाम को 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, तभी आपको ये इस्तेमाल करना है। कोई भी एग्जाम आपकी प्री बोर्ड हो, ठीक है, या फिर बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना है 1 डे बिफोर एग्जाम ओनली रिवाइज। तो एक दिन पहले एग्जाम के सिर्फ रिवीजन ही करना है, ठीक है। भले आपका कितना भी हुआ हो, 100% सिलेबस हुआ हो, 80% सिलेबस हो, 50% सिलेबस हो, आपको पूरे सिलेबस में घुसना ही नहीं है। आप सिलेबस करने बैठोगे, आप बहुत एंशियस हो जाओगे, आप पैनिक करने लग जाओगे, और फिर जितना भी आपने पढ़ा है वो भी आपके दिमाग से इरेज होने लग जाएगा। तो ये आप चीजें मत करो, ठीक है। रिलैक्स रहो। एग्जाम के 1 दिन पहले, कोई भी टाइप के एग्जाम हो, आपकी स्कूल के एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, एग्जाम के 1 दिन पहले हमेशा रिलैक्स रहना है और रिविजन करना है। तो रिवीजन में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट पढ़ना है। अगर आपने नोट्स मेंटेन किए हैं तो आप फ्लो चार्ट को रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो लास्ट मिनट पे फ्लो चार्ट बना दो। फ्लो चार्ट बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाओ हर एक क्वेश्चन के और उसको रिवाइज करो, ठीक है। फिर हेडर्स को रिवाइज करो, ठीक है। अगर फ्लो चार्ट बनाया तो फ्लो चार्ट में हेडर्स कवर हो जाते हैं। अगर फ्लो चार्ट नहीं बनाया तो नॉर्मली क्वेश्चंस के जो हेडर्स होते हैं, हर एक चैप्टर के हेडर्स, क्योंकि देखो बहुत बच्चे अंदर का कंटेंट खुद से लिख पाते हैं, मैक्सिमम बच्चे अच्छा भी लिख पाते हैं, ठीक है। कुछ भी थोड़े बहुत बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा ग्रामेटिकल इश्यू होता है, वो थोड़े बहुत उल्टा पुल्टा थोड़ा सा इधर उधर लिख देते हैं, लेकिन तो भी वो कुछ ना कुछ स्कोर करते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे अंदर का कंटेंट खुद से लिख पाते हैं, इसलिए हेडर्स को प्रायोरिटाइज करो। लास्ट मिनट में पूरे आंसर्स को लर्न करने, रट्टा मारने मत जाओ, वो नहीं होता है कोई भी बच्चों से। तो पहले फ्लो चार्ट करो। फ्लो चार्ट बनाने के लिए टाइम नहीं है, आपने ऑलरेडी बनाया हुआ नहीं है, तो डायरेक्टली हेडर्स को लर्न करो। और लास्टली आपके जो 5 गोल्डन क्वेश्चंस है कि ये तो मैक्सिमम वेटेज कैरी करते हैं, एक चैप्टर में से 70 to 80% तो यही क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 5 क्वेश्चंस को तो करना ही करना है। तो आप क्या करोगे, लास्ट मिनट पे अगर आपको पेपर में 5 चैप्टर आ रहे, 6 चैप्टर आ रहे, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, अगर स्कूल का पेपर है तो आपको हर एक चैप्टर के जो 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको लर्न करना है, उनको समझ के लेना है, उनको गो थ्रू करना है बार बार। तभी आपका जो लास्ट मिनट का भी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छा होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी टिप्स आपको समझ में आए होंगे पहले तो, और आप इनको फॉलो कर पाओगे, ठीक है। आपके लिए बेनिफिशियरी रहे होंगे, ठीक है। और आप इसको कहीं ना कहीं आपके पूरे जो भी आपका जो पैटर्न है पढ़ाई करने का, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। इसमें से कुछ कुछ टिप्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर फॉलो करके देखना। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैम ये एक्चुअल में वर्क करता है, ये वर्क नहीं करता, प्रैक्टिकली ये आपके लिए कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके बाकी के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी ये टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।